नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आज रविदास जयंती पर उनके चित्र पर भारत माता की। सभी प्रत्याशी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। भारत माता की। सभी अपने अपनी। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज रविदास जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज रविदास जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं, जिन्होंने गरीब समाज के लिए संघर्ष किया और आज प्रधानमंत्री जी उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया में पहचान दी उन्होंने, और उन्होंने कहा बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद निशंक जी से निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को गंगा जली देकर जो उनको सम्मानित करें। आज गंगा के तट पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। उनका सहयोग मदन कौशिक जी, स्थानीय विधायक मदन कौशिक जी भी उनका सहयोग करें। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी। सुरेश राठौर जी रविदास जी का चित्र देना चाहते हैं उनकी जयंती पर, हमारे प्रत्याशी सुरेश राठौर जी। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों और बहनों, आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। हम लोगों ने दिल्ली देहरादून में जो रैली की थी, उस दिन संकल्प लिया था कि भय न भ्रष्टाचार, इस बार भाजपा सरकार। मोदी जी हमारे बीच में आए हैं, अटल जी ने बनाया था, मोदी जी संवारेंगे। इसी भावना के साथ मैं सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आए और अपने विचारों को प्रकट करें, क्योंकि ये 3 घंटे से जनता बैठी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जोरदार तालियां बजाइए माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में, हाथ उठाकर। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री जेपी नड्डा, श्री धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ के जनप्रिय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक, ज्वालापुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सुरेश राठौर जी। सुरेश जी यहाँ आ जाइए। हरिद्वार से उम्मीदवार श्री मदन कौशिक जी। हरिद्वार ग्रामीण से उम्मीदवार स्वामी यतीश्वरानंद जी। रानीपुर से उम्मीदवार श्री आदेश चौहान जी। लक्सर से श्री संजय गुप्ता जी। रुड़की से श्री प्रदीप बत्रा जी। खानपुर से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी। ऋषिकेश से उम्मीदवार श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। भगवानपुर से श्री सुबोध राकेश जी।
जबरदा से श्री श्रीमान देशराज कर्नवाल जी, मंगलोर से श्री ऋषिपाल बलियान जी, पीरन से श्री जय भगवान सैनी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी, विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हाँ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं नमन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि दूर दूर जो छत पे लोग खड़े हैं उनको सुनाई भी देता होगा कि नहीं देता होगा। उसके बावजूद भी जहां भी मेरी नजर पहुंचती है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के युग में ये जन सैलाब, ये आशीर्वाद, ये एक अनोखी घटना मैं मानता हूं। चुनाव हमने भी बहुत लड़े हैं जी। कभी मैं भी उत्तराखंड में चुनाव अभियान के लिए आया करता था, लेकिन ऐसा उमंग, उत्साह, ये केसरिया सागर, और इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, भाइयों बहनों, सदियों से हमारे देश में जब भी हरिद्वार की चर्चा होती है, इस देवभूमि का नाम लिया जाता है, तो देवभूमि कहते ही कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी हिंदुस्तानी होगा, देवभूमि कहते ही उसको हरिद्वार, गंगा जी, मठ मंदिर, ये बर्फीली चोटियां, ये हरी भरी दुनिया, योग, ऋषि, मुनि, यही सबसे पहले याद आता है। देवभूमि को याद करते ही एक पवित्रता का भाव मन में उमड़ करके आता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज वक्त बदल चुका है। अब वो दिन नहीं रहे। आज देवभूमि बोलते ही दागी सरकार दिखाई देती है, दागी सरकार। इस दागी सरकार की छाया ने हजारों वर्ष की तपस्या से बनी हमारी देवभूमि को दाग लगाया दिया है, दाग लगा दिया है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए,
देवभूमि की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं? पूरी ताकत से बताइए। देवभूमि की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देवभूमि पर दागी सरकार की साया हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? ये देवभूमि की पवित्रता पर हर हिंदुस्तानी का हक है कि नहीं है? देवभूमि के लोग भी इस पवित्रता को दुनिया को बांटना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लेकिन एक दागी सरकार इसने इस देवभूमि की तपस्या को कलंकित करके रखा हुआ है। दाग की साया उस पर सवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल दल का नहीं है, सवाल उम्मीदवार का नहीं है। मुद्दा इस बात का है, पूरा हिंदुस्तान देवभूमि के लिए गर्व करे। ऐसी देवभूमि बनाना हम सबका दायित्व है। आज पूरे हिंदुस्तान में देवभूमि के भ्रष्टाचार के लिए कोई सबूत की जरूरत है क्या? कोई सबूत की जरूरत है क्या? कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत है क्या? सारे हिंदुस्तान ने टीवी पर देखा है कि नहीं देखा है? क्या ऐसा भ्रष्टाचार जहां पनपा हो? और दुख तो इस बात का है कि सरकार के मुखिया को इसकी जरा सा भी चिंता नहीं है। उनके बोलचाल से, उनकी चाल चलन से, उनके आचरण से ऐसा लग रहा है ऐसी चीजों को वो पचा गए हैं। भाइयों बहनों, अगर किसी की गलती हो भी जाए तो भी उसका आत्मा उसको कोसता है, और पकड़ा जाए तो शर्मिंदगी महसूस करता है। मैंने ऐसा कोई राजनेता नहीं देखा जो इस देवभूमि पे बैठा हुआ है जिसको इसकी कोई परवाह नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। ये तो चलता रहता है। ये चलने देना है क्या? ये चलने देना है क्या? ये चलने देना है क्या? उनकी चलती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? निकालोगे? पक्का निकालोगे? भाइयों बहनों, हम परिवार के जो लोग होंगे उन्होंने देखा होगा कि बालक घर में पैदा होता है, उठता है, बैठता है, कहीं गीला कर देता है, गंदा कर देता है। हर माँ बाप मानता है भाई चलता है, चलो भाई। बच्चा 12-13 साल का होता है तब तक एक अलग नजरिए से देखा जाता है। लेकिन जैसे ही घर में बेटा या बेटी 16 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप बड़े जागरूक हो जाते हैं। 16 से 21 साल की उम्र हर एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती है। 16 से 21 साल बालक कैसा बनेगा, किस दिशा में जाएगा, उसके दोस्त कैसे हैं, वो कहां जाता है, क्या करता है, क्या पढ़ता है, कहां बैठता है, हर माँ बाप बारीकी से नजर रखता है कि नहीं रखता है? रखता है कि नहीं रखता है? बेटी 16 साल की हो जाए, बेटा 16 साल का हो जाए,
मां बाप पूरा परिवार वो 5 साल को महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, वो फैसला 16 साल 21 साल में होता है कि नहीं होता है। भाइयों बहनों, जैसा अपने बालक के जीवन में है वैसा ही उत्तराखंड के लिए भी ये 5 साल 16 से 21 वाले हैं, 16 से 21 वाले। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये 16 से 21 साल की इस उत्तराखंड की उम्र ऐसी है, अगर इस समय ठीक से संभाल लिया, ठीक से संवार लिया, तो 21 साल के बाद ये उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान को संभाल लेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण समय है भाइयों बहनों। घर में बच्चे के लिए 16 साल के 21 साल के 5 साल जितनी जागरूकता के साथ हम सोचते हैं, उत्तराखंड के भी ये 16 से 21 साल की उम्र बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये चुनाव उत्तराखंड 16 से 21 में किस करवट जाएगा, कौन सी ताकत से खड़ा होगा, उसकी कद काठी कैसी बनेगी, ये समय तय करने का है। और इसलिए पहले जो हुआ सो हुआ, अब उत्तराखंड को रत्ती भर भी ये 5 साल गंवाने नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 3 राज्य बनाए, छत्तीसगढ़, झारखंड। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को भी अटल जी के आशीर्वाद रहे। भाइयों बहनों, जिस सपने के साथ अटल जी ने उत्तराखंड के भाग्य को बदलने के लिए काम किया, बाद में दिल्ली में ऐसी सरकारें आई कि वो सारी गाड़ी पटरी पर से उतार दी। अटल जी के सपने पूरे करने का मैंने बीड़ा उठाया है भाई। जो वादे अटल जी ने किए हैं वो भी मैं पूरा करना चाहता हूं, और इसलिए मुझे उत्तराखंड के आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये 4 धाम की यात्रा हर हिंदुस्तानी यहां आना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन एक बार आने के बाद वो यही तय करता है कि इस जन्म का तो हो गया, अब अगले जन्म में देखेंगे। क्यों? न रास्तों का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न बिजली का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, बीमार हो जाए तो दवाई का ठिकाना, कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रखा गया है। भाइयों बहनों, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि जहां अब हिंदुस्तान 4 धाम की यात्रा करना चाहता है, सुख चैन से वो यात्रा करके घर लौट सके, समय पर लौट सके। और इसलिए 12,000 करोड़ रुपया लगा करके 4 धाम को आधुनिक रस्तों से जोड़ने का काम हमने बीड़ा उठाया है। भाइयों बहनों, यहां का पानी, यहां की जवानी,
यहां के खेत खलिहान, यहां के ऊंची ऊंची पहाड़ियां, यहां के तीर्थ क्षेत्र, यहां की ऋषि परंपरा पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र ये हमारी देवभूमि बननी चाहिए। लेकिन किसी ने सोचा नहीं। हम उस सपना लेकर के आए हैं आपके पास, और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तराखंड में ऐसी सरकार आपको बनानी चाहिए। आज देखिए, पिछले 5 साल में उत्तराखंड का जो हाल हुआ है, कोई मामूली व्यक्ति इस बुरे हाल में से उत्तराखंड को बाहर नहीं निकाल पाएगा। ऐसे गड्ढे में डाल दिया, ऐसे गड्ढे में डाल दिया है, उसको बाहर निकालने के लिए डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन की। छोटा इंजन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार और बड़ा इंजन दिल्ली में भाजपा की केंद्र सरकार, ये 2 इंजन लग जाएंगे, उत्तराखंड का कल्याण हो जाएगा। ये मैं आपको कहने आया हूं भाई। उत्तराखंड कोई गांव ऐसा नहीं है जहां की वीर माताओं ने ऐसे बेटे पैदा न किए हो जो मां भारती के लिए जीने मरने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। मैं उत्तराखंड की उन माताओं को प्रणाम करता हूं जिन माताओं ने ऐसे वीर बालकों को जन्म दिया, जो आज मां भारती की रक्षा करते आए हैं, सदियों से करते आए हैं। आज भी कहीं न कहीं सीमा के किसी भी दुर्गम जगह पे जाइए, कोई न कोई नौजवान उत्तराखंड का मिल जाएगा आपको। वो डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, ये वीरों की भूमि है, ये वीर माताओं की भूमि है, ये त्याग बलिदान की भूमि है, और ऐसी भूमि को पूरा हिंदुस्तान नमन करता है भाइयों बहनों। लेकिन मैं तो हैरान हूं, इतने बड़े बड़े नेता पहले केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो मंत्री रहते हुए उत्तराखंड का भला करने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन उत्तराखंड की सरकार की कुर्सी खींचने के लिए भरपूर टाइम था। वो उत्तर दिल्ली में रहते थे, लेकिन 24 घंटे यही काम करते रहते थे। आपकी इतनी ताकत थी, अगर आपने एक काम किया होता, एक काम, जिस प्रदेश ने देश को सबसे ज्यादा फौजी दिए हो, जिस प्रदेश ने देश को सबसे ज्यादा रणबांकुरे दिए हो, जिस प्रदेश के लोगों ने देश की हिफाजत के लिए शहादत की हो, कम से कम 1 रैंक 1 पेंशन, इतना काम तो करवा लेते। दिल्ली सरकार में बैठे थे आप भाइयों बहनों, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कभी सरकार के सामने उन्होंने अपना प्रस्ताव तक नहीं रखा। हमने 2014 के चुनाव में कहा था, यहीं पर जनसभा में मैंने कहा था कि हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, हम
वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे भाई। 30-40 साल से लटका हुआ मसला, देशभक्ति की बातें करने वाली दिल्ली की कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान के सेना के जवान, निवृत्त सेना के जवान, सेवारत सेना के जवान, सेना के अफसर भारत सरकार को लिख लिख करके थक गए। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई केंद्र की कांग्रेस की सरकार ये मान के बैठी थी कि ये तो डिसिप्लिन फोर्स है, देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं, चुनाव आएंगे तब 2 भाषण कर देंगे, काम चल जाएगा। 30-40 साल तक यही किया भाइयों, आपके साथ ठगी की गई है। मैंने वादा किया था और आज मैं सर झुका करके नम्रता के साथ मेरे देश के फौजियों को कहता हूं कि हमने उस काम को पूरा कर दिया। ये लोग ऐसे थे, इनको अंदाज भी नहीं था कि वन रैंक वन पेंशन क्या होता है, लागू होता है तो क्या होता है, क्या नियम होते हैं, कितना धन लग, कोई हिसाब नहीं था, कोई हिसाब नहीं था। क्योंकि इन्होंने कभी भी इस मुद्दे का महत्व समझा ही नहीं। और ना समझी का सबूत है, ना समझी का सबूत है कि जब मैंने 2014 के चुनाव में सितंबर महीने में रेवाड़ी में, हरियाणा में एक्स सर्विसमैन के सम्मेलन में घोषणा की थी, सितंबर 2013 में। और मैंने घोषणा जब की कि हमारी सरकार आएगी तो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, तो कांग्रेस सोई हुई जागी। उनको लगा अगर ये फौजी सारे मोदी के साथ चले गए तो फिर कांग्रेस का कुछ बचेगा नहीं। तो फौजियों की आंख में धूल झोंकने के लिए कोई स्टडी किए बिना, इश्यू क्या है वो समझे बिना, इस समस्या के समाधान के लिए कितने धन चाहिए उसका विचार किए बिना उन्होंने एक टुकड़ा फेंक दिया। बजट में कह दिया कि वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपया दे देंगे। और उनके नेता फौजियों के सम्मेलन करने लग गए। उनके 5-15 लोगों को बुलाते थे, फोटो निकालते थे और बताते थे वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ लगा दिया, 500 करोड़ लगा दिया। जब मैं आया तो मैंने एक कमेटी बिठाई, मैंने कहा मुझे वादा पूरा करना है, लाओ भाई डिटेल। मैं हैरान था, कोई होमवर्क नहीं था, कोई फाइल में होमवर्क नहीं था। और जब होमवर्क करके हिसाब लगाया तो भाइयों बहनों आप जान करके हैरान हो जाओगे, 500 करोड़ से बात बनने वाली नहीं थी। जब हमने हिसाब लगाया तो मामला पहुंचा 12,000 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़। फौजियों के घर में 12,000 करोड़ रुपया देना था। कहां 500 करोड़ के झूठे वादे और कहां 12,000 करोड़ की जिम्मेवारी। मैंने फौज के लोगों को बुलाया, उनसे कहा देखो भाई, मेरे दिल में आपके लिए एक विशेष स्थान है, मुझे आपके लिए कुछ करना है, लेकिन आपने मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो फौजी लोग थे, वो अपनी परवाह ज्यादा करते नहीं है, वो देश की परवाह करते हैं, औरों की परवाह करते हैं। मेरा वाक्य पूरा होने से पहले फौज के लोगों ने मुझे कह दिया, मोदी जी आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आप कहिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। मैंने कहा जान की बाजी लगाने के लिए नहीं बुलाया है, और उसके लिए आपको किसी के आदेश की जरूरत नहीं है,
वो तो आपकी मां का दूध जिस दिन आपने पिया है उसी दिन देश के लिए जीने का संकल्प लेकर के आप चल पड़े हैं। उसमें मोदी कुछ नहीं, जरूरत नहीं है मोदी की। आप तो वीर हैं। मैंने कहा मुझे मदद कुछ और चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा देखो भाई, कांग्रेस के लोगों ने तो आपके आंख में धूल झोंकी, आपको मूर्ख बनाया। 500 करोड़ की बातें करते थे, कोई कहता था 1000 करोड़ होगा, 1200 करोड़ होगा, लेकिन हिसाब लगाया तो 12,000 करोड़ हो रहा है। अब सरकार में मैं नया नया आया हूं, अभी तो पुराने गड्ढे पर रहने में लगा हूं। अचानक 12,000 करोड़ निकालूंगा तो मेरे देश के गरीबों के लिए मुझे जो करना है उस करने में थोड़ा विलंब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बताइए मोदी जी क्या करे। मैंने कहा मुझे एक मदद कीजिए, ये 12,000 करोड़ एक मुश्त देने के बजाय मैं उसको 3 हिस्सों में दूंगा। एक हिस्सा अभी दूंगा, एक हिस्सा 6-8 महीने के बाद दूंगा, और तीसरा हिस्सा 1 साल के बाद दूंगा। भाइयों बहनों, मैं मेरे सवा सेना के जवानों के सामने सर झुकाता हूं। 1 मिनट नहीं लगाया, 1 मिनट नहीं लगाया, मेरी बात मान ली, और आज 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ रुपया हमने उनके घर पहुंचा दिया। 6,000 करोड़ आने वाले दिनों में भी पहुंच जाएगा। ये काम होता है। वादा करते हैं तो ऐसे करते हैं जी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर जंगल कट जाएंगे तो ये मेरा देवभूमि बचेगी क्या? आप मुझे बताइए, देवभूमि बचेगी क्या? यहां का हर पेड़ एक एक ऋषि है कि नहीं है? लेकिन आप जानते हैं यहां की सरकारों में बैठे हुए लोगों की जंगल काटने की मिली भगत कैसी है। भाइयों बहनों, 11 मार्च को चुनाव का नतीजा आएगा। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। ये लूट चलाने वाले, ये जंगलों को बेचने वाले, मैं आपको विश्वास देता हूं, भाजपा की उत्तराखंड की नई सरकार एक एक का हिसाब पूरा करेगी। कानून का काम करके रहेगा। कोई भी कितना बड़ा क्यों ना होगा, उसको कानून के दायरे को स्वीकार करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार करके रहेगी। भाइयों बहनों, इनको ना देश की सुरक्षा की परवाह है, न इनको देश की सेना के त्याग तपस्या की चिंता है, न उनके बलिदान की चिंता है। हमारे देश की सेना पराक्रमी है, पुरुषार्थी है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सीमा पार करके उनके घर में जाकर के अंधेरी रात में मेरे देश के फौजियों ने उनको दिन में तारे दिखा दिए। पूरे विश्व जो मिलिट्री ऑपरेशन के स्टडी कर रहे हैं, विश्व के सभी देशों के लिए एक अजूबा था, और हिंदुस्तान के फौजियों ने किए हुए सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया भर के देशों के लिए एक महान पराक्रमी घटनाओं में एक घटना के रूप में अंकित हो गई। लेकिन इनको पीड़ा इस बात की रही, ये हुआ कैसे, पता क्यों नहीं चला। हम तो चिल्ला रहे थे कि मोदी कुछ करता नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या सर्जिकल स्ट्राइक करने के पहले मुझे मीटिंग बुलानी चाहिए क्या? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए क्या? इन लोगों को मुझे पूछना चाहिए कि मैं बाईं ओर जाऊं कि दाईं ओर जाऊं क्या?
भाइयों बहनों, ऐसे निर्णय ऐसे नहीं होते हैं। फौज पे भरोसा रखना होता है, उनको इतना ही कहना होता है, आप है, हिंदुस्तान है, दुश्मनों का मैदान है, जज्बा है, खेल आपके हाथ में है, और वो करके दिखाते हैं। कहना नहीं पड़ता है जी, सिर्फ रोक हटानी पड़ती है। और मुझे खुशी है, 100 में से 100 मार्क के साथ, 100 में से 100 मार्क के साथ हमारी फौज ने कमाल करके दिखाया, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, आतंकवादियों के कैंप नष्ट पस्त कर दिए। और दूसरे दिन इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार ने छापा था कि सुबह सुबह पाकिस्तान की ट्रकें आई और ट्रकों में भर भर करके डेड बॉडी ले गए, भर भर करके डेड। मैं हैरान हूं, मेरे देश की सेना ने इतना बड़ा पराक्रम किया, लेकिन 2400 घंटे राजनीति करने वाले लोग राष्ट्र नीति को समझ नहीं पाते हैं। सुबह ही जैसे ही उनको पता चला, फौज के अफसर ने घोषणा की कि हमने ऐसा ऐसा किया है, इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे, परेशान हो गए। ये मोदी सर्जिकल स्ट्राइक। उनका पहला सवाल क्या था? हिंदुस्तान के कितने जवान मरे? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, ये मेरे जिंदा दिल जवान हैं, मार करके जिंदा आना कोई गुनाह नहीं होता है, गर्व होता है। फिर कहने लगे, अब पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई कोई आया था मुझे मार के गए, ऐसा कहेगा क्या? कोई मुझे बताए, पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई हिंदुस्तान से कोई आया था मुझे मार के चला गया, ऐसा कहेगा क्या? वो तो यही कहेगा ना। तो यहां के लोग भी वही कहने लगे कि पाकिस्तान तो मना कर रहा है, आप कैसे क्या? बताओ भाई, क्या पाकिस्तान के स्पोक्समैन यहां बैठे हैं क्या? यहां बैठे हैं क्या? देश की सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और आपने उसको सवालिया निशान लगाया। आपने देश के फौजियों का अपमान किया है, आपने देश की सेना का अपमान किया है, आपने उन वीर माताओं का अपमान किया है जिन्होंने ऐसे वीर संतानों को जन्म दिया है, और वीर माताओं का अपमान किया है। भाइयों बहनों, इन लोगों को आप मुझे बताइए, मैं जब उत्तराखंड में बाढ़ आई तो मैं गुजरात से जो कर सकता हूं, मैं वहां मुख्यमंत्री था, मैं दौड़ के आया था। और मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के हर दूर दूर के परिवार भी लोगों से कहते थे कि भाई हमें ये सामान नहीं चाहिए, जो गुजरात से आया है ना वो चाहिए, ये लोग कहते थे। जब ईमानदारी हो, सेवा का भाव हो, तो कैसा परिणाम आता है, क्योंकि मुझे उस समय सेवा करने का सौभाग्य मिला था। अभी 4 दिन पहले भूकंप आया। भाइयों बहनों, रात 1 बजे तक पीएमओ, मेरे अफसर हर किसी से बात कर रहे, हर इलाके में बात करते रहे। रातों रात इस प्रकार के राहत के काम करने वाली टुकड़ियों को हमने रवाना कर दिया। भाइयों बहनों, कभी भी हमारे देश में संकट होता है तो इतनी तेजी से कोई दौड़ता नहीं है। और उत्तराखंड में जब केदारनाथ की घटना हुई थी, तब कांग्रेस के नेता विदेशों में मौज कर रहे थे, देश भूल नहीं सकता है। और सवाल हमें पूछ रहे हो? अभी भी मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जवान संभल के रखो, वरना मेरे पास
आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई है। मैं विवेक और मर्यादाएं छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप विवेक मर्यादाएं छोड़ करके अनाप शनाप बातें करोगे तो आपका इतिहास कभी छोड़ेगा नहीं। आपके कुकर्म आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पाप आपको छोड़ेंगे नहीं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड का विकास, यहां की पानी, यहां की बिजली हिंदुस्तान की प्यास भी बुझा सकती है, हिंदुस्तान का अंधेरा भी मिटा सकती है। ये ताकत मेरे उत्तराखंड में है। जो राज्य हिंदुस्तान का अंधेरा मिटा सकता है, उस राज्य को अंधेरे में आपने डुबो के रखा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विकास के लिए वोट चाहते हैं। विनाश का रास्ता बंद होना चाहिए, विकास के रास्ते हमारे पर चलना होगा जी। आप एक स्थिर और मजबूत सरकार दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीजिए। मैं केंद्र में बैठा हूं, ये 16 से 21 साल की आपकी उम्र, ये देवभूमि की 16 से 21 साल की ये सरकार का ऐसा तबका है, नया बना हुआ उत्तराखंड है, 16 से 21 साल की उम्र है, बड़ी नजाकत भरा समय है। उसके सबसे ज्यादा परवरिश की जरूरत है। वो परवरिश का दायित्व मैं लेने के लिए आया। उस परवरिश का दायित्व लेने के लिए मैं आया हूं और ऐसी टीम बिठाऊंगा जो उत्तराखंड को उसके सपनों के अनुरूप बना करके रहेगा और मेरी पूरी निगरानी रहेगी। ये मैं आपको वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, आज दुनिया में टूरिज्म सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला उद्योग है। दुनिया भर से टूरिस्ट हमें मिले। कुछ लोगों ने ऐसा झूठ चलाया 8 नवंबर रात को 8 बजे, जब मोदी कह रहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, अभी भी कुछ लोग हैं सो नहीं पाए हैं, बहुत परेशान है, क्योंकि उनका सारा काला कारोबार अब कागज पर लकीरों में फिट हो चुका है, बैंकों में अंकित हो चुका है। कहां से आया, कहां आया, कौन लाया, कैसे लाया, ये सब अब कैमरा के सामने आ चुका है। इसलिए ऐसे लोगों को नींद नहीं आती है। भाइयों बहनों, इस देश को 70 साल तक लूटा गया है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? क्या लूटा गया है कि नहीं लूटा गया है? जिसको जहां पद मिला उसने पाने की कोशिश की है कि नहीं की है? जुल्म करके की है कि नहीं की है? किसी दरोगे ने भी मौका मिला है तो किसी को छोड़ा है क्या? स्कूल वाले ने भी एडमिशन में डोनेशन लेने से छोड़ा है क्या? भाइयों बहनों, काले कारोबार की आदत लग गई थी। जरूरतमंद लोगों को लूटने की आदत हो गई थी। मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, मेरी काले धन के खिलाफ लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिन्होंने गरीबों का लूटा है वो मुझे गरीबों को लौटाना है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि छोटे छोटे व्यापारी चोरी करते हैं। भाइयों बहनों, हो सकता है कोई छोटा व्यापारी 5 पैसे मुनाफा के बजाय 7 पैसे मुनाफा ले लिया होगा। हो सकता है किसी व्यापारी ने सरकार में 3 रुपया देना चाहिए 2.5 रुपया दिया होगा, लेकिन उसने अपने पद का उपयोग करते हुए
जरूरतमंद के गला घोंटने का काम नहीं किया। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, सेवा के लिए आए हैं, उन्होंने गरीब से गरीब को लूटने से बाकी नहीं रखा है। बाबुओं ने, अफसरों ने, सरकारी कुर्सी मिल गई, बस मौका मिला है, मारो ले लो। मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है जिन्होंने पद पर बैठ करके लूटा है, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। छोटे छोटे व्यापारियों से मेरी लड़ाई नहीं है। छोटे व्यापारी तो कानून का पालन करना जानते हैं और कानून का पालन करते भी हैं, और गलती हो जाती है तो ठीक भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन ये जो पैसे दबोच करके बैठे हैं, उनके पैसे, भ्रष्टाचार के पैसे जो काले धन में परिवर्तित हुए हैं, ये भ्रष्टाचार, काले धन की जुगलबंदी, इसको मुझे खत्म करना है भाई। अभी भी परेशान है। मोदी ने नोटबंदी की, नोटबंदी की, नोटबंदी की। अरे नोटबंदी की है इसलिए कि 70 साल तक जिन्होंने लूटा है, वो लूट मुझे निकालनी है और वो मैं निकाल के रहूंगा। मुझे गरीबों के लिए घर बनाने हैं, मुझे किसान के लिए उसके खेत तक पानी पहुंचाना है, मुझे नौजवानों को रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, मुझे माताओं बहनों की शिक्षा की चिंता करनी है। और इसलिए भाइयों बहनों, कड़वे से कड़वे निर्णय मैं करता हूं, अपने लिए नहीं करता हूं, 125 करोड़ देशवासियों के लिए करता हूं भाई। और इसलिए मैं उत्तराखंड की जनता से आज आशीर्वाद मांगने आया हूं, देवभूमि से मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं कि भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई, उसको खत्म करने का हमारा जो सपना है, 125 करोड़ देशवासी हर पल मेरे साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे, और भ्रष्टाचार, काला धन जाके रहेगा, ये विश्वास लेकर के चला है। भाइयों बहनों, आप हमें बताइए, हमारे यहां धर्मेंद्र जी प्रधान बैठे हैं, वो हमारे पेट्रोलियम सेक्टर के मंत्री हैं। आपको याद है, आपको पहले घर में गैस का चूल्हा और गैस का कनेक्शन चाहिए, तो आपको लगता था मिलेगा? किसी की पहचान लगती थी कि नहीं लगती थी? काले बाजारी करनी पड़ती थी कि नहीं करनी पड़ती थी? बड़े बड़े लोगों का कुर्ता पकड़ करके दौड़ना पड़ता था कि नहीं दौड़ना पड़ता था? भाइयों बहनों, ऐसा क्या हुआ भाई कि 2014 में हमारी सरकार बनी, उसके पहले गैस पाने के लिए आप तड़पते थे, और हमारी सरकार बनने के बाद घर घर जाकर के गरीबों को ढूंढ ढूंढ करके गैस देना कैसे शुरू हुआ? इतने कम समय में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के, गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन पहुंच गया। अब लकड़ी काटने के लिए जाना नहीं पड़ रहा है, जंगल कटते नहीं है, 400 सिगरेट का धुआं जो मां के शरीर में जाता था खाना पकाते समय, अब जाता नहीं है। मां भी तंदुरुस्त हो रही है, बच्चे भी तंदुरुस्त हो रहे हैं, तेजी से खाना पक रहा है, गरीब का पेट भर रहा है। ऐसे काम होता है। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट, हमने गरीब से गरीब का बैंक का खाता खोल दिया। अब इनको समझ आ रहा है कि मोदी 2 साल पहले खाते क्यों खुलवा रहा था। अरे मोदी 2 साल पहले खाते इसलिए खुलवा रहा था कि बड़ों बड़ों के खातों का मुझे हिसाब लेना था और गरीबों के खातों को भरना था। और इसलिए भाइयों बहनों, अब 2.5 साल हो गए तो समझ रहे हैं कि ये मोदी तो गरीबों के लिए जीता है।
ये मोदी गरीबों के लिए जूझता है। ये मोदी गरीबों को ताकतवर बनाने के लिए मैदान में आया है। भाइयों बहनों, ये कोई मैं उपकार नहीं कर रहा हूं। मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैंने गरीबी को जिया, मैं जानता हूं गरीबी क्या होती है, गरीबी के कारण जिंदगी कितनी मुश्किल होती है वो मैं जी करके आया हूं। और इसलिए जिंदगी भी, ये सरकार भी गरीबों को लिए मैं आहूत करने के लिए निकला पड़ा हूं। मुझे गरीबों का कल्याण कर रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में एक मजबूत सरकार बनाइए। उत्तराखंड का भाग्य बदलना है और उसके लिए मुझे आपका साथ सहकार चाहिए। विकास की नई ऊंचाइयां करनी है। नौजवान को रोजगार के लिए उत्तराखंड छोड़ना न पड़े, ऐसा उत्तराखंड उद्योगों से भरा भरा बनाना है। ये काम मुझे करना है। और मुझे विश्वास है, जब देवभूमि से आशीर्वाद मिल गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं, मेरा पूरा विश्वास है उत्तराखंड का भाग्य 11 मार्च के बाद उत्तराखंड की जनता लिख देगी। ये मेरा विश्वास है और हम आपके साथ होंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।